व्यू 360 में। श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर पाकिस्तान की मजहबी क़यादत की सख्त मजम्मत, क्या ठोस इक़दामात की शक्ल में भी नजर आएगी? ये तो बर्बरियत है, इसका इस्लाम से या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव पर अमरीकी किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं? मुझे यकीनी तौर पर किसी हद तक तशवीश है और इसी वजह से मैं अपनी तातीलात के प्लान्स भी तब्दील कर रही हूँ। और सूबा बलोचिस्तान में ज़लज़लों की पेशगोई का निज़ाम बता रहा है कि ज़्यादा शदीद ज़लज़लों का इम्कान बढ़ रहा है। हमें ज़मीन की मोमेंट का पता चलता है कि ज़लज़ला लोड हो रहा होता है। मज़हबी क़यादत पाकिस्तानी माशरे की कैसी तरबियत कर रही है, ये सवाल आज हम रखेंगे पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी के सामने। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा ज़मान। पाकिस्तानी माशरे में मज़हब का किरदार इंतहाई वसी और गहरा है और इसी लिहाज से मजहबी सरगर्मियों से मुंसलिक शख्सियात का किरदार बहुत अहम है। मस्जिद के इमाम से लेकर मजहबी जमातों के सरबराहान और उलमा व मशाइख माशरे का वो हिस्सा हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान में जब भी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर कोई घिनौना वाक़या पेश आता है तो ये सवाल उठता है कि इस तरह की इश्ताल अंगेज़ी का पस मंज़र क्या है, मज़हब के नाम पर क्या सिखाया जा रहा है और मजहबी शख्सियात को हासिल स्ट्रीट पावर को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की हलाकत की पाकिस्तान की मजहबी क़यादत खुलकर मजम्मत कर रही है, मगर ये अपनी नौयत का पहला वाक़या तो नहीं है। वली खान यूनिवर्सिटी के मशाल खान, कोट राधा किशन के शमा और शहजाद, इनके नाम तो आपको याद होंगे, और मलिक इमरान हनीफ, खुशाब के एक बैंक मैनेजर जिन्हें गार्ड ने ही तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया और फिर हुजूम ने उसे छुड़ाने के लिए थाने पर दावा बोला। और सियालकोट आने से पहले ही चंद रोज़ कबल 4 सद्दा में एक मुश्तिल हुजूम ने थाना इसलिए जला दिया था कि पुलिस तौहीन मज़हब के मुलज़िम को लोगों के हवाले नहीं कर रही थी। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी उमूर जनाब हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, जिनसे हम यही बात करेंगे कि माशरे की तरबियत में मजहबी क़यादत का किरदार क्या है और क्या वो मौसर तरीके से अदा कर पा रही है। लेकिन उस गुफ्तगू से पहले आइए सुनते हैं कि कुछ आम शहरी इस बारे में क्या सोचते हैं। बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जिस नारे को, जिसके ऊपर हम सब की ज़िंदगियाँ कुर्बान, उस नारे को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, उस नारे को उन्होंने सियासत में इस्तेमाल किया और उसी नारे की वजह से ये एक इतनी, जिसे कहते हैं ना, गलत साइड पर चला गया है कि बदकिस्मती ये है कि उस नारे को बुलंद करते हैं और उसी नारे की बुनियाद पर लोगों को मार भी देते हैं। कुछ पता नहीं, नए हमने चीज़ें जो है ना वो खुद से सेल्फ अज्यूम करके ना सोसाइटी में इम्पोज कर दी हुई हैं, जबकि हम अपना इस्लाम देखें, इस्लाम तो बराबरी का दर्स देता है। हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दूसरे मज़ाहब को? हम लोग तो बहुत बुरा मैसेज हमारा जा रहा है। हमारे उल्मा को आगे आना चाहिए और इस मामले में लोगों को शऊर देना चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से दर्स देते हैं, उलमाए किराम अपना हक अदा कर रहे हैं, मिंबर और मेहराब से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब वो अगला बंदा उसको किस तरीके से लेता है, यह मैं समझता हूँ ये हमारे दीन से दूरी के नताइज हैं। उन चीज़ों को सीखते नहीं है तो इस तरह के अमाल होते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सबका है। कोई अगर कोई बड़ा कर्नल है, जर्नल है, कोई एक लोकल मिडिल क्लास है या कोई मुझ जैसा यंगस्टर है, सबका यही नारा है, सब अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं। बट इट डजंट मीन कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर हम इंसानियत को भूल जाएं। अगर आप ये देखते हैं कि मसाजिद के अंदर क्या चीज़ें बताई जाती हैं, तो वो भी मैं आपको सच बात बताऊँ तो डिपेंड करता है आप किस एरिया की मस्जिद में जा रहे हैं, वहाँ पर जो बैठा ख़तीब है वो किस लेवल का आलिम है। और अब हम बात करेंगे जनाब हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब से। हाफिज़ साहब, आपने सुनी लोगों की राय। यहाँ तक लोग कहते हैं कि जी किस इलाके की किस मस्जिद में जाते हैं तो डिपेंड करता है कि वहाँ से क्या सीखेंगे। जो वाक़या इस वक्त हुआ है, जिसके तनाजुर में हम ये बात करें, ये किसी वैक्यूम में नहीं हुआ, एक तसलसल का हिस्सा है। आप आज के हालात के लिए मजहबी जो क़यादत है पाकिस्तान की, उसको कितना ज़िम्मेदार समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सानिया है, ये मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। तो सच्ची बात है कि हम शर्मिंदा भी हैं, गमज़दा भी हैं और अपनी कोताहियों पर नादम भी हैं। गुज़श्ता 40 साल के अरसे के दौरान जो कुछ पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के हवाले से परवान चढ़ा है, अगर उसमें मैं ये कहूँ कि उसमें
محراب و منبر کی اوپر ذمہ داری نہیں آتی ہے تو یہ درست بات نہیں ہوگی. جس طرح اس ملک کے سیاستدانوں، مذہبی قائدین، سیاسی قائدین اور ہمارے جو ہے حکومتوں کی کوتاہی ہے اس میں، اسی طرح کہیں نہ کہیں پر میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں محراب و منبر کی کوتاہی ہے. اور عوام الناس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو اپنا امام اور خطیب تسلیم کر لیا ہے کہ جو بس داڑھی والا ہے، پگڑی والا ہے، چاہے اسے قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن وہ متشدد بات کرے. میں آپ کو یہ حقیقت بات ہے اور آپ کو اس کا سروے کروا لیجئے کہ متشدد بات کرنے والے کے ہاں عوام کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، امن کی بات کرنے والے کے ہاں عوامی مجمع کم ہوتا ہے. حافظ صاحب، آپ نے ایک دلچسپ بات یہاں پہ کی، آپ نے کہا کہ لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے جس کا ایک خاص طرح کا حلیہ اور ایک خاص طرح کا نقطہ نظر ہے. کیا لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون ان کا رہنما ہو، کون ان کا خطیب ہو؟ کیونکہ آج تو ایک چھوٹا سا سوال بھی جب اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ بڑا شدید رد عمل آ جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام شہری کے پاس یہ آزادی آج ہے کہ وہ یہ فیصلہ خود کرے اور جس کی باتوں کو نہیں پسند کرتے اس کو الگ کر دیں؟ بالکل. دیکھیے ہمارے ہاں جو تقریباً 99% مساجد ہیں ان کی انتظامیہ تو عوام ہے، وہ عوام کے فنڈز چلتے ہیں. حکومت کی تو بہت ساری، جیسے اسلام آباد میں صرف 83 مساجد ہیں جو اوقاف کے ماتحت ہیں، باقی ساری لوگ کی انتظامیہ عوام ہے، لوگ ہیں، کمیٹیاں ہیں. تو اگر وہ کمیٹی جب امام اور خطیب کو رکھ رہی ہے تو وہ دیکھیں یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ کسی مدرسے کا فارغ بھی ہے، کوئی تعلیم بھی ہے اس کی، یا خالی اس کی داڑھی اور پگڑی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نکال لیجئے ہسٹری پاکستان میں، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور جو پاکستان میں یہ کینسر پھیلا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے. یہ کینسر تو ان جہالا کا ہے کہ جنہوں نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے مقاصد کے لیے کبھی مذہب کا نام استعمال کیا، کبھی توہین ناموس رسالت کا نام استعمال کیا، اور ان کے ذاتی ایجنڈے تھے، ان کے ذاتی جو ہے مقاصد تھے. کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ کوئی مسلمان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا اگر اس کو اسلام کی تعلیمات معلوم ہو تھوڑی سے تھوڑی بھی، کہ توہین ناموس رسالت کو میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں یا توہین مذہب کو میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کروں. ٹھیک ہے حافظ صاحب، پھر اب یہ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، آپ یہ بتائیے کہ جب مذہب کے نام پہ ایک ڈنڈا بردار ہجوم نکلتا ہے، ریاست اس سے صلح صفائی کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ آواز نہیں اٹھاتے کہ ایسے گروہوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، کیوں؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، ریاست اور پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا نعرہ لگا کر آ گیا ہو تو اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. ماضی میں ہمارے پاس لال مسجد ہم دیکھتے ہیں، جب تک آپریشن نہیں ہوا تھا ہر کوئی کہتا تھا کہ جی قانون نافذ کریں ریاست کی. جس وقت آپریشن ہو گیا تو ہر ایک نے کہا کہ تم نے اتنا قتل عام کر دیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات میں جو مذاکرات ہوئے یا جو کردار ادا کیا گیا اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیالکوٹ کے واقعے پہ اس جماعت نے نہ صرف مذمت کی بلکہ یہ کہا کہ ان لوگوں کو سزا دو. یہ ایک اچھی تبدیلی ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مثبت تبدیلی ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بڑی جدوجہد کرنی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ 2-3 دن یا 1 ماہ یا 2 ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 40 سالہ بیماری ہے جو کینسر کی صورت اختیار کر گئی ہے. تو اب ہم سب کو مل کے اسی طرح اس سے لڑنا ہے جس طرح ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لڑے ہیں اور ہم کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ. تو پھر یہ بتائیے مجھے کہ کیا ٹھوس اقدامات ہیں آپ کے ذہن میں؟ مطلب جس ندامت کا، جس افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایسا پہلے ہم نے نہیں دیکھا، تو ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی یہ کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھوس اقدامات کیا کریں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کنسنسس اس طرح کے واقعات سے پہلی بار ہوا، ہوتے رہے ہیں بہت. آپ نے ابھی ذکر کیا، اس وقت بھی میں ملک کے 50 بڑے علماء کو لے کے اس خاندان کے پاس گیا تھا. وہ میری بیٹی تھی، چاہے وہ مسیحی تھی جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا اور اس کو بٹے میں جلا دیا گیا تھا اس کے خامد کو.
اور بھی کئی واقع، وہ حافظ قرآن، وہ تو مسلمان تھا بیچارہ گجرانوالہ میں، جس کو جلا دیا گیا یہی کہہ کے کہ اس نے توہین قرآن کی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اف اینڈ بٹ، اگر مگر چونکہ چنانچہ آ جاتا تھا. اس واقعے کے بعد پوری قوم، آپ نے کل دیکھا کہ تمام بڑی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ گئی سری لنکن ہائی کمیشن میں، وہاں انہوں نے مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ان قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ ایک خوش کن تبدیلی ہے، اچھی تبدیلی ہے. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں ان میں آپ نے کہا سوال ہے کہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. پہلا قدم تو یہ ہے کہ جو پورے ملک کے اندر جمعہ کا جو 10 دسمبر کا آ رہا ہے اس میں ایک ہی آواز ہوگی کہ توہین مذہب یا توہین رسالت یا مقدسات کے نام کے اوپر کسی بھی شخص کو نشانہ بنانا یہ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً درست نہیں ہے. اور اگر کوئی بالفرض کرتا ہے توہین رسالت یا توہین مذہب تو اس کے لیے قانون موجود ہے. جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں دراصل وہ اس قانون کے دشمن ہیں، وہ اس قانون کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو قوت اور طاقت دیتے ہیں. اور پھر اگلا سٹیپ یہ ہے، ہم عوامی مہم چلانے جا رہے ہیں. میرے ساتھ کل کے دن میں جہاں مسلم قائدین تھے وہیں پر ہمارے ساتھ کرسچن اور دوسرے قائدین جو مین ملک کی لیڈرشپ ہے کہ عوام الناس میں ایک اویئرنس پیدا کی جائے کہ توہین مذہب ہے کیا، توہین رسالت ہے کیا، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر ادھر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. ہمیں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے ہمیں 15 پہ کال کرنی چاہیے، ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے. اور یہ اتفاق رائے جو ہے پہلی مرتبہ اس انداز میں اور اس شدت سے پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بیان آپ نے دیکھ لیا، وزیر اعظم صاحب کا بیان دیکھ لیا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس معاملے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیے اچھا یہ مجھے بتائیے، یہ ایک سال میں میں ایک بات عرض کر دوں گا، گزشتہ ایک سال میں ہم نے پورے ملک کے اندر ایک کیس بھی توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے جو جسے ہم کہتے ہیں غیر قانونی یا اپنے غلط استعمال کا نہیں ہونے دیا، نہیں درج ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اصلاح کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا. اچھا ایک یہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اب دیکھیں ایک یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ توہین مذہب کے قانون پہ درست عمل نہیں ہو رہا، TLP کا نعرہ ہی ہے سر تن سے جدا. یہ بھی جو ہے کانسیپٹ ہے کہ جی فیصلے صحیح نہیں آ رہے. کیوں عدالتوں کے نظام سے بھروسہ اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو مرتکب مان لیا ہے تو اب عدالت بھی وہی فیصلہ دے جو فیصلہ سڑک پہ پہلے ہی کر لیا گیا ہے؟ عدالتی نظام میں بھروسہ کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے بیان کو بعد میں اس کی تصحیح کر دی، انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن یہ ایک درست بات ہے. اور یہ جو شدت ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر الزام لگتا ہے تو وہ اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے اس کیس کو کہ وہ غریب ویسے ہی جو ہے اگر بے گناہ بھی ہے تو وہ ویسے ہی مر جاتا ہے جیل میں بیٹھا بیٹھا. اور خوف ہوتا ہے، پھر بیرونی بیانات شروع ہو جاتے ہیں، ایک جسے آپ کہیں دباؤ شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتماد بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو توہین رسالت کا مجرم ہے اس کو رہا نہیں ہونا چاہیے اور جو بے گناہ ہے اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بہت شکریہ. حافظ طاہر محمود اشرفی ہمارے ساتھ تھے، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور اور پاکستان علماء کونسل کے سربراہ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت مہربانی. سیالکوٹ سانحے سے پاکستان کے معاشرے کی صورتحال پہ کئی پہلوؤں سے سوال پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اس ہفتے پولیسنگ پہ بات کی، آج مذہبی قیادت کے کردار پہ، آنے والے دنوں میں ہم سول سوسائٹی کے کردار اور معاشرے کی نفسیات پہ بھی بات کریں گے. ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ آتے رہیے جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونے والے اہم واقعاتی خبریں اور ان پر ماہرین کے اہم تجزیے بھی ملیں گے. لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر یا پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया के कई मुल्कों में अब तक सामने आ चुके हैं। बहुत सी हुकूमतें इसका फैलाव रोकने के लिए सफ़र पर पाबंदी आयद करें, लेकिन आलमी इदारा सेहत के माहिरीन भी वसी सफरी पाबंदियों के हक़ में नहीं हैं। इरम अब्बासी बता रही हैं कि अमेरिका में इस वायरस से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और किस हद तक लोग एक ही सफ़े पर हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैल रही है। इसके फैलाव को महदूद रखने की कोशिश में बाइडेन इंतजामिया ने दीगर इक़दामात के साथ अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने की पाबंदी में 2 माह की तौसीह कर दी है। दिसंबर के आखिर में अमेरिका में क्रिसमस की रवायती तकरीबात और नए साल की तातीलात के पेश नज़र माहिरीन लोगों को एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। मैं डेल्टा और बाकी अक़साम की वजह से पहले ही कुछ सदमे का शिकार हूँ, इसलिए मुझे यकीनी तौर पर किसी हद तक तशवीश है और इसी वजह से मैं अपनी तातीलात के प्लान्स भी तब्दील कर रही हूँ। मुझे कोविड हुआ था, मैं पाकिस्तान गई थी मार्च में और मुझे डेल्टा वेरिएंट मुझे हो गया था और बहुत बुरा था, तो मुझे ये वाला से बहुत डर है। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने की कोशिश में अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका और चंद और मुल्कों पर सफ़र की मुख्तलिफ पाबंदियां आयद कर रखी हैं। सैर व तफरीह के लिए पहली बार जनूबी अफ्रीका जाने वाली अमरीकी शहरी पोर्थिया स्टील को इस खदशे से अपनी तातीलात अधूरी छोड़कर अमेरिका वापस आना पड़ा कि कहीं सफ़र पर पाबंदी के इतलाक से उनकी वापसी मुश्किल ना हो जाए। उन्हें अमेरिका पहुंचने के लिए 4 फ्लाइट्स बदलनी पड़ी। यूनाइटेड और डेल्टा एयरलाइंस के काउंटर पर बहुत से रूहां से परेशान हाल अमरीकी शहरी मौजूद थे जो घर लौटने के तरीके ढूंढ रहे थे। पोर्थिया को अमेरिका वापसी के लिए तैयारे पर सवार होने से पहले वैक्सीनेशन कार्ड, मनफी कोविड टेस्ट और एक रैपिड टेस्ट का मनफी रिजल्ट पेश करना पड़ा। अमेरिका आने के बाद वो अब क्वारंटीन की मुद्दत पूरी कर रही हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कई हुकूमतों की जानिब से लगाई गई सफ़र की मुकम्मल पाबंदियां या ब्लैंकेट ट्रैवल बैन से ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने में मदद मिलने की बजाय मुश्किलात में इजाफा होगा। ताहम अब सदर बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र एंथनी फाउची भी मुल्क के उन सरकर्दा माहिरीन सेहत में शामिल हो गए हैं जो सफरी पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ट्रैवल बैन का मौसर होने की सूरत में होने के लिए आपको 90-95% ट्रैवल को बंद करना पड़ता है किसी कंट्री में आने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद आपका जो वायरस है वो जितना इन्फेक्शस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी तवक्को है बेस्ड ऑन के दूसरे वेरिएंट की प्रॉपर्टीज़ के और उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर, इस लेवल की इन्फेक्टिविटी के वायरस के ऊपर ट्रैवल बैन जो है ज़्यादा मौसर नहीं होता। व्हाइट हाउस का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के अहल लगभग 6 करोड़ अमरीकी शहरियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। सदर बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र एंथनी फाउची कह चुके हैं कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट लगवाने से ओमिक्रॉन से शदीद बीमारी का खदशा कम होगा। ताहम व्हाइट हाउस का ये भी कहना है कि इस नए वेरिएंट के बारे में अभी ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, लेकिन माहिरीन वैक्सीन लगवाने की तलकीन कर रहे हैं। आबादी में इतनी इम्यूनिटी, इतनी मुदाफ़त हो जाएगी कि ये फ्लू की तरह या दूसरी सांसी बीमारी, सांसी इन्फेक्शन की तरह ये होगा ज़रूर, लेकिन उसका जो नंबर्स हैं, जो उसकी क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जिससे हम बात हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उस तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वैक्सीन के ज़रिए, और दूसरा तरीका ये है कि जो जसूमे के ज़रिए जो इम्यूनिटी होती है, जो इन्फेक्शन रिलेटेड इम्यूनिटी होती है। सदर बाइडेन ने अगले 100 दिनों के दौरान मजीद 20 करोड़ वैक्सीन दूसरे ममालिक को फराहम करने का वादा किया है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन की फरहमी के लिए किए जाने वाले वादे बहुत हद तक पूरे नहीं हुए, जिनमें 2021 के आखिर तक हर मुल्क में 40% वैक्सीनेशन का हदफ शामिल है और इसी तरह सन 2022 के वस्त तक 70% कवरेज का वादा भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
बलूचिस्तान के ज़िला हरनई में ज़लज़ला आए 2 माह हो चुके हैं और अब भी मुतासरीन ज़िंदगी को मामूल पर लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सूबे के कई अजला ज़लज़ले के रेड जोन में वाक़ हैं और पेशगोई का निज़ाम बता रहा है कि कोयटा, ज़ियारत और हरनई में बड़े ज़लज़लों का इम्कान बढ़ रहा है। इसकी तफसीलात आज लेके आए हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कोयटा से कलात तक के इलाके ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन पर वाक़ हैं। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इस फॉल्ट लाइन में दबाव मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे किसी तबाहकुन ज़लज़ले के इम्कान में इजाफा हो गया है। ये नतीजा बलूचिस्तान के शोबे अर्जियात के साबिक प्रोफेसर दीन मोहम्मद काकड़ ने बलूचिस्तान में 25 मकामात पर नस्ब GSP या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और हसास सेंसर्स के डेटा की बुनियाद पर पेश किया है। ये निज़ाम साल 2006 में अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने जामे बलूचिस्तान को दिया था। इसको हमने बलूचिस्तान में चमन से लेकर हरनाई तक हमने ये मशीनें लगाई, फिर किला सैफुल्लाह से लेकर के कलात तक और इसी तरह दालबंदी तक हमने ये मशीनें लगाई और उससे हमें ज़मीन की मूवमेंट का पता चलता है कि कहाँ पे ज़मीन खिसक रही है, कहाँ पर ये मूव कर रही है। खिसकने का मतलब या स्लिप होने का मतलब ये है कि एनर्जी स्टोर हो रही है और उसका मतलब ये कि ज़लज़ला लोड हो रहा होता है। अक्टूबर में बलूचिस्तान के ज़िला अरनाई में एक हौलनाक ज़लज़ला आया, जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। सन 1935 में कोयटा में तारीख़ के बदतरीन ज़लज़ले से 70,000 की आबादी के शहर में 35,000 बासी मौत के मुँह में चले गए थे। माहिरीन के मुताबिक कोयटा में दोबारा वैसे ही शदीद ज़लज़ले का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा ज़लज़ला आया तो 30 लाख की आबादी के इस शहर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो सकता है। यहाँ पर हमारे यहाँ चमन नोशकी फॉल्ट एक प्लेट बाउंड्री है जहाँ पर मुसलसल माजी में ज़लज़ले आते रहे हैं। उसमें कोयटा फॉल्ट, उरनाचनाल फॉल्ट, खुजदार से होता हुआ ये बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं। इसी तरीके से 2 पहाड़ों का सिलसिला है जिसमें हरनाई और शारग और ज़ियारत का इलाका है। यहाँ पे 2 पहाड़ों के सिलसिले यानी कोय सुलेमान और कोय किरतर 2 पहाड़ी सिलसिले हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं यानी हरकत कर रहे हैं। कोयटा में हुकाम का कहना है कि शहर में रिहायशी इलाके कमर्शल इलाकों में तब्दील हो चुके हैं। ये सूरत हाल ज़लज़ले के मुमकिना जोन में वाक़े कोयटा के लिए ख़तरनाक है। इस मसले के हल के लिए सूबाई सतह पर नए बिल्डिंग कोड पर कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है और अब काबीना से मंजूरी का इंतज़ार है। ये जो मौजूदा बिल्डिंग कोड है उसमें सिर्फ 30 फुट की बिल्डिंग अलाउड है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितनी बिल्डिंगें कोयटा शहर में बन रही हैं उनको हम 30 फुट से ऊपर न जाने दें। माहिरीन के मुताबिक केच, अरनाई और ज़ियारत के इलाकों में भी 15 से 20 साल के बाद एक बार 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला ज़रूर आता है। माहिरीन तामीरात के मुताबिक कोयटा में ज़लज़लों से बचने के लिए 1937 के बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। शहर में किसी सूरत 30 फुट से ऊंची इमारत की तामीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती, मगर मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं जो किसी बड़े ख़तरे और ज़लज़ले की सूरत में बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360 प्रोग्राम में। आप किन मौज़ूआत पे रिपोर्ट्स और गुफ्तगू देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। इसके लिए आइए facebook.com/VO उर्दू के पेज पे, यहाँ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और रिपोर्ट्स पे अपनी राय भी दे सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए, हमारा हैंडल है @UrduVOA। आपको बहुत सा दिलचस्प मवाद भी मिलेगा और अहम हेडलाइंस भी। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।